नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का शिखरवाणी यूट्यूब चैनल में। अभी दो चरण का मतदान ही पूरा हुआ है। पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 सीटों पर यानी कुल 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण के मतदान में इतनी गर्मी नहीं थी जितनी दूसरे चरण के मतदान में देखने को मिली। मैं दोनों तरह की गर्मी की बात बोल रहा हूँ, मौसम की और राजनीति की। लेकिन आज सिर्फ राजनीति में बढ़ रही गर्मी की बात करूंगा। दूसरे दौर के मतदान में वोटर्स का उत्साह थोड़ा कम होता हुआ जरूर दिखा, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत मतदान संतुष्टिजनक माना जा सकता है। कम मतदान के पीछे जो कारण बताए गए उसमें गर्मी भी एक बड़ी वजह है। कुल मिलाकर जिस प्रकार की वोटिंग होना चाहिए उसके आसपास तक हो गई। अब सभी विश्लेषक अपनी मानसिकता के हिसाब से आपको बताएंगे कि मतदान किसके पक्ष में गया और अपनी अपनी दुकान सजाएंगे और शुरू हो जाएंगे। मैं जो कह रहा हूं वही सही है, लेकिन स्पष्ट तो 4 जून को ही होगा जब परिणाम आएंगे। पहले दौर में सब कुछ सामान्य चला। कई अखबार, टीवी और यूट्यूब चैनल ये कहते सुने गए कि मोदी यानी बीजेपी एनडीए को पहले चरण की 102 सीटों में भारी नुकसान हुआ। वैसे मेरे हिसाब से, मेरे समझ से ये बात अलग है। इन बुद्धिजीवियों ने किस आधार पर ऐसी भविष्यवाणी कर दी? सबके अपने अपने गणित है। वैसे भी मोदी की बुराई करने का फैशन चल रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो मोदी की बुराई और कमियां जब तक ना निकाले तब तक उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन मेरा विषय ये लोग नहीं, चुनावी गर्मी है। दूसरे चरण के प्रचार में कांग्रेस कुछ ढीली पड़ी और भाजपा ने हमले तेज कर दिए। भाजपा की ओर से मोदी के हमलों से कांग्रेस इतनी छटपटा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आया क्या किया जाए, मोदी के हमलों का क्या जवाब दें। राहुल गांधी की तो तबीयत खराब हो गई, 3 दिन तक चुनाव प्रचार भी नहीं किया। सुना है तबीयत तो सिर्फ बहाना है, असल में राहुल गांधी अपने सलाहकारों से नाराज हो गए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें खूब मनाया, तब कहीं जाकर प्रचार करने वापस आए, जब तक प्रियंका वाड्रा को प्रचार का मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन पीएम मोदी के हमले से बचने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस को लगानी पड़ी। मोदी के इन हमलों से कांग्रेस को दूसरे चरण में नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं दूसरे दौर के मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट से भी पूरे विपक्ष को तब बड़ा झटका लग गया जब माननीय उच्च न्यायालय ने ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी। इससे भाजपा में उत्साह देखा गया, जबकि याचिका दायर करने वाला गैंग मायूस हो गया। अब ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाने वालों को अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। दूसरे चरण के प्रचार में जिन मुद्दों ने गर्मी बढ़ाई उनमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना कांग्रेस को इतना भारी पड़ा कि उसे कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है, कांग्रेस के गले में ऐसा उलझा जिसका जवाब पूरा इंडी गठबंधन नहीं दे पाया। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को डैमेज कर गई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के 27% आरक्षण में से 10% मुस्लिम समाज को देने के फैसले वाली बात प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर चुनावी सभा में उठाते हैं। कांग्रेस की पहले ही मुसीबतें कम नहीं थी, उस पर कांग्रेस, खासकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के करीबी सेम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा के एक बयान ने पूरे चुनावी माहौल में आग लगा दी। सेम पित्रोदा का बयान और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में की गई घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मुद्दा बना दिया। इसको लेकर पीएम मोदी क्या कहते हैं, पहले इसे सुन लेते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं, बार बार कह रहे हैं और बड़े खुशमिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने
कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। साथियों, आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सपा वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। आपकी विरासत का मतलब है, दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है, आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है, जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55%, आधे से ज्यादा सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा। बताइए, आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या? यानी आज जो संपत्ति आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जोड़ रहे हैं, आपके बाद उस पर भी ये लोग आधे से ज्यादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं। अब मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए 4 कमरे का घर बनाया है, तो आपके बाद सिर्फ 2 कमरे आपके संतान को मिलेंगे, 2 कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। अब इन सभी मुद्दों ने कांग्रेस की आज तक की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसी तरह बड़ी मेहनत करके दिन रात एक कर राहुल गांधी ने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकालकर माहौल बनाया था। बेरोजगारी और महंगाई को जनता की आवाज बनाने की कोशिश की। किसानों, युवाओं की बात करके देश में एक नैरेटिव सेट किया। पता नहीं राहुल गांधी के सलाहकारों ने क्या सोचकर यह सलाह दी, जिससे पूरे चुनाव का वातावरण बदल गया। दूसरे चरण के प्रचार में अचानक प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार, मुस्लिम तुष्टीकरण, कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में कटौती, सेम पित्रोदा का बयान, आधी संपत्ति सरकार की जैसे मुद्दों ने एंट्री की और राहुल गांधी की पूरी मेहनत का सत्यानाश कर दिया। अभी 5 चरण का मतदान बाकी है। देखना होगा चुनाव में और कौन कौन से मुद्दे आएंगे, कितनी गर्मी और बढ़ेगी। अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। कांग्रेस देश की सत्ता पर काबिज होगी या नरेंद्र मोदी 400 पार के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार में वापसी करेंगे। आज के विषय में इतना ही। किसी अन्य विषय को फिर आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा एक निवेदन आपसे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।